नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? आंसर है जीएस घुरे। जीएस घुरे का विचार था कि ये जो अनुसूचित जनजातियां हैं ये कोई और नहीं बल्कि हिंदू समाज का ही पिछड़ा और अविकसित हिस्सा हैं। और इन्होंने इस बारे में अपनी फेमस बुक द शेड्यूल्ड ट्राइब में बताया था। इनका मत था कि इन जनजातियों को स्वतंत्र या अलग इकाई मानने के बजाय इन्हें हिंदू समाज में समाहित हो जाना चाहिए, यानी ये हिंदू समाज में जनजातियों के समाहित होने के पक्षधर थे। इसीलिए इन्होंने अनुसूचित जनजातियों को क्या बोला? पिछड़े हिंदू। मतलब वो हैं हिंदू, बस वो पिछड़े हुए हैं या अविकसित हैं, और ये हिस्सा जो अविकसित और या पिछड़ा रह गया है उन्हें हिंदू समाज में समाहित हो जाना चाहिए, ना कि उन्हें अलग अपनी कोई संस्कृति बना के रखनी चाहिए। बट अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक बात करी थी वेरियर एल्विन की। उन्होंने क्या बोला था कि अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण करना चाहिए, उनकी जो विशिष्ट संस्कृति है, जो उनका विशेष भाषा, रहन सहन, जो भी चीजें हैं उनका संरक्षण करना आवश्यक है, ना कि उन्हें समाज में समाहित करना है। मतलब जो जीएस घुरे बोल रहे हैं, अगर उसके अपोजिट या उसके विपरीत मत की हम बात करें तो वो किसकी थी? वेरियर एल्विन की, जिन्होंने राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव भारत सरकार को दिया था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रघटना शास्त्र के प्रणेता या संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर है एडमंड हसल। यहाँ पे ये अल्बर्ट नहीं होगा, एडमंड होगा। और एडमंड हसल एक जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने 20वीं सदी के शुरुआत में इस दार्शनिक परंपरा की शुरुआत करी थी। और इनका मानना था कि जो भी चीज़ें हमें सामने दिख रही हैं वो एक्चुअली में कैसी हैं उस तरह नहीं अध्ययन करना, हमें ये अध्ययन करना है कि वो लोगों को दिखती कैसी हैं, यानी उनके मस्तिष्क में, उनकी सोच में, उनके चेतना में वो चीज़ों को कैसे अनुभव करते हैं। इस चीज के बारे में अध्ययन करता है प्रघटना शास्त्र। शास्त्र का अर्थ क्या होता है? विज्ञान। और प्रघटना को दो भागों में तोड़ दो, प्र और घटना, यानी एक ऐसा शास्त्र या विज्ञान जो अध्ययन करता है घटनाओं के प्रकटीकरण का। और प्रकटीकरण यानी हमारे मस्तिष्क में चीजें किस प्रकार प्रकट हो रही हैं, या किस प्रकार के विचार या किस प्रकार के अनुभव हम करते हैं जब हम किसी चीज को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चाय है, यही चाय किसी के लिए सुकून है, आराम है, घर की फीलिंग देती है, किसी के लिए एग्जाम में तनाव कम करने के लिए काम आती है, और किसी के लिए एक सामान्य सी ड्रिंक है, जैसे सारे ड्रिंक्स होते हैं। यहाँ पे चाय वास्तविकता है, बट इस चाय को लेके ये तीन जो पर्सन है इनकी अलग अलग एक्सपीरियंस है। ये जो एक्सपीरियंस है इन्हीं को अध्ययन करता है प्रघटना शास्त्र। यानी सेकंड एग्जाम्पल, एक मंदिर है, समान वास्तविकता है। अब उसी मंदिर में कोई शांति के लिए जा रहा है, कोई आस्था और विश्वास के लिए जा रहा है, कोई जा रहा है बस एक मिलने वाली जगह है जहाँ पे लोग मिल जाते हैं, कोई जा रहा है सामाजिक परंपरा को निभाने। तो मंदिर समान वास्तविकता वाला है, बट जाने वाले लोगों का अपना अपना जो नज़रिया है, अपनी अपनी जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो इस चीज़ का अध्ययन कौन करता है? प्रघटना शास्त्र। एक लाइन में अगर हम बोले तो चेतना और वस्तुओं के अध्ययन पर केंद्रित होता है प्रघटना शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। समाज शास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो आंसर है मैक्स वेबर। आइडियल टाइप के बारे में इन्होंने ही बात करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एवं लोगोस के मेल से बना है। लोगोस किस भाषा का शब्द है? यूनानी। अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि समाज शास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। सोशियोलॉजी इज द बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ टू लैंग्वेजेस। ये कोटेशन किसकी है आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब इस कोटेशन को हम यहाँ पे समझते हैं, दो भाषाओं की दोगली संतान क्यों कहा जाता है इसे समाजशास्त्र को, या जिसने भी बोला है वो ये क्यों बोला है। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस।
सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है और जो लोगस है वो यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये लैटिन और ग्रीक दो भाषाओं की दोगली संतान, इसीलिए सोशियोलॉजी को इन्होंने बोला था कि इन्होंने उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न हैं, इससे भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो कि बात करता है रिजर्वेशन से संबंधित, कि संसद में या लोकसभा में या विधानसभा में किस अनुच्छेद के जरिए SC ST या अदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दी गई है या सीटें आरक्षित की गई हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है। विधानसभा में SC ST हेतु आरक्षण कौन से अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? वो किया गया है 332। जब हम 330 अनुच्छेद की बात करेंगे तो वो संसद में रिजर्वेशन दे रहा है, वहाँ पे सीटें आरक्षित हैं, किसके लिए? अनुसूचित जातियों के लिए। लेकिन जब हम बात करेंगे स्टेट में जो विधानसभाएं होती हैं वहाँ पे SC ST के सीटों के आरक्षण हेतु, तो वो 332 के अनुच्छेद में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 335 अनुच्छेद से संबंधित। इसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए विभिन्न जो सेवाओं वाले पद हैं उन पे आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 338। इसके तहत SC ST आयुक्त यानी एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पता लगाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार देता है? तो ये 340(1). इसके तहत राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनका पता लगाने का एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार दिया गया है और ये अधिकार 340(1) के तहत उन्हें प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। भारत के जौनसार बावर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? तो वहाँ पे बहुपति विवाह का प्रचलन आज भी देखने को मिलता है। बहुपति विवाह मतलब पॉलीएंड्री मैरिज। अब देखो बहुपति विवाह की अगर हम बात करें तो ये भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? भातृक बहुपति विवाह, दूसरा है अभातृक बहुपति विवाह। भातृक बहुपति विवाह नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे एक स्त्री के एक से अधिक अगर पति हैं तो वो आपस में भाई होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? भातृक बहुपति विवाह। और जहाँ पे एक स्त्री के एक से अधिक पति हैं बट वो आपस में भाई भाई नहीं हैं तो वो कहलाएगा अभातृक बहुपति विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं विशेष विवाह अधिनियम से संबंधित। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि विशेष विवाह अधिनियम कौन से वर्ष आया था? 1954 में। अब इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, जब हम बात करते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954 तो ये किस कारण आया था? इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था धर्मनिरपेक्ष विवाह को प्रोत्साहित करना, साथ ही नागरिक विवाह को प्रोत्साहन देना। जब दो लोग विवाह कर रहे हैं तो भारत के नागरिक हैं तो वो किसी भी धर्म के हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ के नागरिक हैं तो नागरिकों में आपस में अगर विवाह करना चाह रहे हैं तो वो अधिकार उन्हें कौन दे रहा है? विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत। जैसा कि यहाँ पे लिखा है धर्मनिरपेक्ष विवाह को प्रोत्साहन देता है। अब जब ये दो लोग भारत के नागरिक हैं बट ये हिंदू है या ये मुस्लिम है तो इन्हें अपने धर्म को बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसी धर्म में रहते हुए ही वो वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है उत्तराधिकार अधिनियम। इसके बारे में भी हमने बात करी थी, ये 1956 में आया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत आपको जो चीज़ें याद रखनी हैं वो ये है कि इसमें महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हुआ, यानी लैंगिक समानता पर यह अधिनियम जोर देता है। नेक्स्ट है सती प्रथा की बात अगर हम करें तो इससे जुड़े दो सन हैं, एक है 1829 जो कि स्वतंत्रता से पूर्व की बात है, दूसरा है 1987। 1829 में क्या चीज़ें हुई और 1987 में क्या हुई इसके बारे में हम समझते हैं। 1819 यानी कि ब्रिटिश शासन था, वहाँ पे
इसे लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लाया गया था। प्रशासनिक आदेश द्वारा उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। हालांकि जब ये रोक लगाई गई तो ये इसमें दंड की जो व्यवस्था थी वो स्पष्ट या कठोर नहीं थी। इस कारण ऐसा नहीं कि सती प्रथा पूरी तरह से उस समय बंद हो गई या रुक गई। बट जब हम बात करते हैं 1987 की, तो वहां पे भारत सरकार 1987 यानी स्वतंत्र भारत है। स्वतंत्र भारत में भारत सरकार द्वारा संसद से पारित अधिनियम आया, जिसे सती निवारण अधिनियम 1987 के नाम से आप जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सती प्रथा पर पूर्ण रोक लग गई। यानी अगर आप कहीं भी दिख गए सती प्रथा का समर्थन करते हुए या सती होती हुई कहीं स्त्री आपको दिख गई तो आपको दंड मिलेगा। उस समय जो दंड व्यवस्था थी वो स्पष्ट या कठोर नहीं थी। बट जब स्वतंत्रता के बाद सती निवारण अधिनियम आया 1987, तो वहाँ पे दंड व्यवस्था काफ़ी कठोर रख दी गई थी और दंड के रूप में मृत्युदंड या आजीवन कारावास की व्यवस्था भी कर दी गई। इस कारण आज के समय में अगर आप देखो तो सती प्रथा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर कहीं पे कोई पॉइंट मिस हो रहा हो या कोई गलती हो रही हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपको पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सिलेबस वाइज डिटेल्ड में स्टडी करनी है तो आप हमारे चैनल के कोर्स पे जाके टिक करो और वहाँ पे आपको कंप्लीट पीजीटी सोशियोलॉजी का कोर्स अवेलेबल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ पे जाके 57 लेक्चर्स हैं, आप उसको देख सकते हो। आपको एक एक टॉपिक के बारे में सिलेबस वाइज डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।